This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, पूरे मुल्क में जब रमज़ान आता है तो एक बातगश जो है वो बड़ी ज़ोर और शोर से सुनाई देती है। यानी वो बातगश ये होती है कि महंगाई, रमज़ान है तो महंगाई का लफ्ज़ ज़रूर उसके साथ आता है, हर साल ही, हर बार ही। लेकिन ये जो महंगाई का शोर है वो उठता क्यों है? सवाल ये पैदा होता है, इसमें कितनी हकीकत है, या फिर हमारी ये आदत बन गई है कि जब रमज़ान आता है तो हम ज़रूर ये लफ्ज़ जो है उसके साथ लगाते हैं, महंगाई। और इस बार तो कहा जा रहा है कि बजट और रमज़ान जो है वो साथ साथ आया है, तो महंगाई, जब बजट आता है तो उसके साथ भी महंगाई का लफ्ज़ लगता है, और जब रमज़ान आता है तो उसके साथ भी। इस पे ज़रूर आज हम बात करेंगे, लेकिन हम ओवरऑल बात करेंगे जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो ताजिर इत्तेहाद के लोग हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, छोटे कारोबार कर रहे हैं या बड़े ताजिर हैं, उन पर हम बात करेंगे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा ये जो बजट आया है 2016-17। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ आपको। इससे हमारे साथ हैं अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अतीक साहब, मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर तशरीफ़ लाया। मैं समझती हूँ जब भी इस सिलसिले में बात होती है कि ये महंगाई का लफ्ज़ आए या बजट की बात हुई जो मैंने शुरू में कही, आप इसे कितना हकीकत पसंदाना कहेंगे, या वाकई ऐसी हकीकत है कि ये जो महंगाई का एकदम से शोर उठा, महंगाई बढ़ी है? देखिए, एक हकीकत तो है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो तो मुतासिर हुई है। रमज़ान हो या रमज़ान से कबल या रमज़ान के बाद लोगों के लिए मसाइल मौजूद हैं। सही। इसकी बड़ी वजह देखें, अक्सर आप बजट्स में देखते हैं जीडीपी रेट का जिक्र होता है। इन्फ्लेशन कम हुई है, जीडीपी रेट बढ़ा है, यानी लोगों की आमदनी बढ़ गई है और महंगाई को कम, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आज भी मैं समझता हूँ कि बेशतर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इसलिए भी नहीं है कि उनकी आमदनी कम है। आमदनी बेहतर हो जाए तो अगर आप यूरोप से या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से अपनी अशिया की कीमतों का मुआवजा करें तो वहाँ की करेंसी में आपकी अशिया बहुत ही चीप है। वजह सिर्फ ये है कि एक वैल्यूएबल एक ज़ाहिर करेंसी है, वहाँ की आमदनी ज़्यादा है, शरह आमदनी भी ज़्यादा है। तो यहाँ हुकूमत बात तो करती है जीडीपी रेट के कि वो 7% तक ले जाएगी, 6% तक, लेकिन हकीकतन उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसा इस बार भी देखने में आया। अच्छा, उस पर फिर मरे पे 100 दुर्रे वाला काम ये होता है कि ये रमज़ान मुबारक में कुछ ट्रेडिशनल अखराजात बढ़ जाते हैं। आपको हर घर में फलों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, दीगर लवाज़मात दस्तरखान की ज़रूरत बनते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो एक अच्छा दस्तरखान इफ्तार पे सजाए, उसके लिए उसका पैसा, उससे ज़्यादा पैसा चाहिए। उस पर एक और काम ये होता है कि बाजार में मौका प्रस्त, जिन्हें मैं लफ्ज़ ताजिर कभी नहीं कहता, मुझे अक्सर प्रोग्रामों में। अच्छा, इससे फिर क्या आप तो नहीं कहते, लेकिन आज ही मैं आज के अखबार पढ़ी थी, उसमें कहते हैं ज़िला इंतजामिया और जो ताजिर हैं उनकी मिली भगत है। ये सब जो ये और ख़तरनाक बात होती है। जब चोर और सिपाही मिल जाते हैं तो ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। देखिए, ये अब सिर्फ एक साइड पर मामला नहीं रहा। मैं दिफा नहीं करता ताजिरों का, क्योंकि ये बदतरीन लोग हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो इबादत का दर्जा ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादती, गुनाह, जुर्म, ये ज़ाहिर है कि इसका भी दर्जा इसका ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ये यकीनन, ये मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ताजिर थे, ये गद्दारी है उनकी सुन्नत से कि आप तिजारत में बेईमानी करें, और वो भी रमज़ान के महीने में। लेकिन दुनिया में देखें, मैं आप जो जिन ममालिक की आप एक मिसाल देते हैं कि वहाँ निस्बतन जुर्म कम है, तो वहाँ मुकाबलतन कानून भी सख्त है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता खिलाफ वर्जी की। जो भी वहाँ के रूल्स हैं उसको तोड़ना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। हमारे यहाँ जो इदारे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स हैं, बहुत सारे ACDCs हैं, वो सारे तैयार होते हैं उस सौदाबाजी के लिए। जो माफिया, महंगाई माफिया के हेडलाइन का जिक्र कर रही हूँ जो आज के पेपर में मैंने पढ़ी, ये इसमें सदाकत है, इसका मतलब है 100%। देखिए, उनके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, फिर एक ड्रामेबाजियाँ पहले से देखें मौजूद होती हैं। जिस तरह उनको पता है कि महंगाई होगी तो वो छापे मारने वाले लोग वो उन लोगों को पकड़ते हैं जिनको पकड़ने का फायदा कोई नहीं, अवाम को कुछ फायदा नहीं।
इसलिए कि जो असल माफियाज हैं वो बैठे हुए हैं, होल सेलर्स, जैसे सब्जी मंडी में बैठे हैं ऐसे बहुत से लोग जो कि मिली भगत करके अशिया की कीमतें ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, आप महंगाई भी करते हैं। इस तरह अनाज मार्केट में मैं देखता हूँ, गल्ला मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन पर कोई किसी का काबू नहीं रहता, वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। हालांकि इससे कबल उन तमाम सब्जी मंडी की भी एसोसिएशन, गल्ला मार्केट की एसोसिएशन, मैं कुछ इजलासों में शरीक भी रहा हूँ, उनके सख्त अज़ाइम है कि ऐसे लोगों को रोका जाए, लेकिन इनको खुद एसोसिएशन रोक नहीं सकती, क्योंकि जो मुजरिमाना जहन रखने वाले लोग हैं वो इंतज़ामिया के साथ मिलते हैं और फिर उसके बाद उन इंतज़ामिया कानून का सारा जोर ये पथारे वालों पे, ठेले वालों पे, दुकानदारों पे, इनके जुर्माने इन्हीं के ऊपर इन पर होता है। वो जो बड़े लोग होते हैं उन पे हाथ नहीं डाल पाते। और सबसे बड़ी बात ये कि जब कहते हैं कि सरकारी जो नेकनामे हैं वो शहरियों के लिए जो है उनको लूटने का लाइसेंस बनके, इस पे हम बात करते हैं कि जो फर्जी है। बिल्कुल अतीक साहब, लोग जानना भी, अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि लोग बात भी इसी पे सुनना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ जो महंगाई है इसमें इजाफे की वजह क्या है, या प्राइस कंट्रोल जो अथॉरिटी है वो क्यों नहीं इसको रोक रही है, क्योंकि वो सब मिले में ये सबको नज़र भी आती है बात और लोग समझते भी हैं। इसमें हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन ताजरों की अगर मैं बात करूं आपसे, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के आप चेयरमैन हैं, ताजरों ने बजट मुस्तरद कर दिया है, कहते हैं मुतालबात ना मानने पर धरने देने हैं, और भी डिमांड्स हैं जिसमें कहते हैं कि वो जो टैक्स की शक्ल में आवाम पर जो लिया जा रहा है इनडायरेक्ट चीज़ों पे, इस पे भी आप लोगों का बड़ा फोकस है। क्या मज़ीद क्या आप लोगों की मीटिंग्स हुई हैं या ख़ुद आप लोगों की अपना सिर्फ अभी ये आपस की इत्तेहाद वालों की, ताजिर इत्तेहाद वालों ने मीटिंग की है? देखिए, अगर आप बजट का हजम देखें तो 43.95 बिलियन का ये इसका एक वॉल्यूम है, लेकिन अगर उसमें हम अपना हिस्सा देखें ताजिरों के लिए, छोटे ताजिरों के लिए बिलखुसूस, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि टैक्स इस्लाहात की बात हुकूमत करती है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन इस्लाहात हैं कहाँ? 300 अरब रुपए। फिर सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप वाकई एक ऐसा टैक्स सिस्टम लाना चाहते हैं जिसमें आपको रिवेन्यू मिले, तो आप स्टेक होल्डर से कम मुशावरत करें। उनसे तो बात करते नहीं, आप एक डमी ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद उनसे मुशावरत करते हैं, मीडिया पर दिखाते हैं कि ताजरों के ग्रुप्स के साथ आपकी मुलाकात हुई, उनसे एक तरीका कार तय पा गया। हालांकि ये कतन गलत होता है। मुल्क के असल मैं जैसे कराची है, क्या कराची का कोई हिस्सा इतना भी नहीं है कि आप उनसे मुशावरत ही करें किसी बजट में? चैम्बर या फेडरेशन तक को वो साथ मिला लेते हैं, इन्हें अंडर हैंड यानी इस तरह की रिश्वतें मिलती हैं, काम होते रहते हैं, इनके काम करते हैं, इस किस्म की अशकाल तय पाती हैं कि वो उनकी जुबानें नहीं खुलती। अब इसका मतलब है कि हुकूमत के पास सिवाय लफ्जी गोरख धंधे के और एक फर्जी आदाद शुमार के और सियासी बजट तकरीर के तो कुछ नहीं रह जाता। देखें 191 बिलियन ये आपने ये कर्ज लिया हुआ है, हुकूमत पे कर्ज है, ये मुकामी तो हुकूमत के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हुकूमत खुद देखें, एक सामने कशकोल ये खड़ा एक शख्स, तो मैं क्या उससे मैं उसको धनवान समझूं, मैं उसे निजात दहिंदा समझूं? वो तो खुद भीख लिए खड़ा है, वो भी भीख मांग रहा है वो। तो अच्छा, क्या वजह है अतीक साहब के कराची का जब भी जिक्र आता है तो उसमें हम यही देखते हैं कि कराची के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ताजरान हैं, कोई बिजनेसमैन है, छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने, उन्हें शिकायत ही हैं और उन्होंने ये कहा कि निगलेक्ट किया जा रहा है कराची को। मैं समझता हूँ कि कराची शुरू जब ये इब्तिदाई ये सूरत हाल थी तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कोई कर सकता है। कोई अपने कमाऊ पूत के साथ नारवा सलूक करे, उसे यतीमों जैसा हशर करे, ऐसा मेरे तो जहन में कभी बात नहीं थी। मैं बहुत मुतमईन था कि कराची को कम से कम लाहौर का 50% तो बनाएंगे। यहाँ के सेवरेज के मसाइल, यहाँ का बल्दियाती निज़ाम, यहाँ की सफाई सुथराई, सड़कों की तामीर, ये तो बहुत बुरा हाल है सबका। चाहे आप पानी की बात कर लें, आप देखिए कराची में अगर आप ये सवाल करें कि मसाइल क्या है, कराची के मसाइल क्या हैं, तो उसका मैं आपसे सवाल करूंगा कि कराची में बेहतर क्या है, बेहतर क्या एग्जैक्टली कौन सा मसला जो कराची में हल है, या किस फील्ड में मैं कहूँ
कि मामला सॉल्व हो गया। सबसे बड़ी बात जो घर के लोग ही इग्नोर करते हैं, सूबाई हुकूमत खुद गाफिल पड़ी है, कुछ नहीं पता, कभी कभी देख लेते हैं टीवी पे ये लोग कहाँ हैं। कराची के लिए कोई बात नहीं करता, कराची के लिए कोई काम नहीं करता, कराची के लिए फंड्स नहीं है। कराची तो शहर किसका है? क्या ये पाकिस्तान का शहर नहीं है? अंजुमन ताजरान का इस सिलसिले में फिर क्या रोल है, क्या आप लोग स्टेप ले रहे हैं? देखें, हम सिवाय चिल्लाने के, शोर मचाने के क्या कर सकते हैं? ताजिर तो पत्थर नहीं मार सकता, ताजिर तो सड़कों पे धरना नहीं देता। हम सिर्फ हुकूमत, हम इस मुल्क के कमाऊ पूत हैं। हम वो लोग हैं जिनसे ब्लड सिरिंज की बजाय सक्शन पंप के जरिए खींचा जा रहा है। हम वो लोग हैं जो अपने हिस्से से बहुत ज्यादा देते हैं और हम इतना भी नहीं लेते कि जितना हमारे एक भूख की हालत में लब गीले हो जाएं। क्यों कराची के साथ ऐसा हो रहा है? मेरी समझ से बाहर है कि क्या कराची मुल्क को रेवेन्यू देता है? 68-70% रेवेन्यू की सजा है। क्या कराची जब मुल्क में कहीं डिजास्टर आता है तो कराची सबसे ज्यादा अपना दिल लेके वहां पहुंचता है? कराची के लोग मदद बिल्कुल। फिर अतीक साहब, इसके बाद यही सवाल रह जाता है कि अवाम फिर क्या तवक्कात रखें, कराची की अवाम खासतौर से क्या तवक्कात रखें जब अंजुमन ताजरान इस वक्त जो हैं उसके अब चेयरमैन हैं और कराची ताजिर इत्तेहाद के, उनको ये इतनी शिकायत हैं। और सबसे बढ़कर आपने जब जिक्र किया कि हमें अगर इंटरेस्ट है किसी से, अवाम को इंटरेस्ट है, तो वो महंगाई को रोकने की बात करती है, इस पर फिर हुकूमत जिम्मेदार है या ताजिर? ये सवाल आता है। देखिए, ताजिर, कराची का ताजिर हुकूमत की पॉलिसी से कतई खुश नहीं है, बल्कि मैं तो समझ पूरे मुल्क का ताजिर खुश नहीं है। इसलिए कि आप पाबंदियां तो लगा रहे हैं, टैक्स ना देने वालों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। एक बड़ा डिजास्टर हुआ 2011-2014 में, 6 लाख लोग जब नेट से बाहर आए और उन्होंने वो फाइलर नहीं बने तो 14 लाख में 8 लाख लोग रह गए। उसमें से भी कुछ घटते रहे। फिर आप टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, बगैर सोचे समझे, बगैर मुशावरत के, बगैर ताजिरों की तंजीमों को एतमाद में लिए हुए आपने वो स्कीम पेश की और एक सियासी अंदाज में एक स्टेज सजा के आपने स्कीम पेश की। बड़ी बड़ी बातें करते रहे। उसमें शर्त ये रखी गई कि 10 साल कबल जो लोग नेट में थे उन्हें वापसी का हम रास्ता देते। तो 10 साल कबल तो वो 2011 से पीछे चले गए ना। तो 11 में जो एक इतना बड़ा दरवाजे खुल गया, 6 लाख लोग भाग गए, उनको वापस लाए। उनको वापस लाने का कोई रास्ता नहीं रखा गया। नतीजा क्या हुआ कि आज देखें 10,000 लोग भी अब नए लोग नहीं आए और बल्कि और कम हो गया, उससे भी कम हो गया। उसकी वजह वो लोग आए जिनको अपना ब्लैक मनी वाइट करवाना था। आपने इस स्कीम में ऐसा तासुर दिया जिससे हमारे पास सिर्फ ब्लैक मनी है, जिसको वाइट करवाने की दिलचस्पी और कुछ नहीं। यही हुआ, देखें इस वक्त भी उन लोगों ने पैसा जमा करवाया टैक्स इस स्कीम में जिन्हें ब्लैक मनी वाइट करवाना था। सबसे बड़ी बात देखें, मैं ये कहता हूँ कि टैक्स देने वालों को दुनिया में एक पजीराई है, एक इज्जत है। बिल्कुल। आप टैक्स देने वालों के लिए कुछ रिस्पेक्टफुल ऐसे इंसेंटिव्स रखें। मिसाल के तौर पे कुछ आप PIA के रेलवे के किराए में एक फाइलर्स के लिए कहने की बात है, अगर आप टैक्स देते हैं तो आपको उनके लिए क्यों अलग रख दें। वो जब किसी को क्यों लगती है तो उनके लिए अलग ये टैक्स, ये फाइलर्स की क्यों, ताकि जो नॉन फाइलर हैं उनको ये पता चले कि फाइलर होने के कितने महसूस करें, वो इंसल्ट महसूस करें कि देखें ये तो इज्जत से इनकी तो क्यों अलग है, काउंटर पे लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो क्या आप फाइलर बन जाएं जब आपको पता चलेगा कि आप कहीं इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। बहुत कुछ है अगर हुकूमत चाहे तो, लेकिन सारी बात वही है कि अगर हुकूमत चाहे पॉलिसीज बननी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात देखें, एक बड़ी बात है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप अपने घर में घर के खर्चात अगर आपके जरिए पूरे होते हैं, आप कफील हैं अपने घर की, तो आप ये भी ज़रूर महसूस करेंगी कि घर में आपकी अहमियत हो, घर में आपकी हैसियत बिल्कुल, हो। बिल्कुल। और घर में जब आप जो पैसा कमा के घर में देती हैं तो घर में जब तकसीम हो सहूलतों की तो आपका भी उसमें हिस्सा हो, आपको कोई पूछे ही नहीं। और यही हाल इस वक्त इन ताजिर हजरात का है, यही ताजिरों के साथ हो रहा है कि जो कमा के देते हैं उनको कोई पूछता नहीं, जो कमाऊ नहीं है, असेंबली के जो इरकान हैं उनकी आप देखें तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उनकी मुराद बढ़ रही हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं, हमारा कलेजा जलता है कि ये कुछ एजाजी ओहदों का फ़ायदा क्या, मुझे बताइए
सूबों में गवर्नर होने का हमें क्या फ़ायदा, एक मुल्क में अब सदारत उसका हमें क्या फ़ायदा, जबकि अरबों रुपए आप इनके इन एजाजी उहदों की नज़र करते हैं जिनका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं रेवेन्यू बचाने की भी तो कोई तदबीर करें। असल मसला वसाइल की गैर मुनसिफा तकसीम है। असल मसला बिल्कुल आपने सही कहा कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है जो हमें नज़र भी आ रही है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस वक्त अगर आप देखें जो सूरत हाल है ओवरऑल, आप बता रहे हैं इतनी कंप्लेंट्स हैं, इसको हल करने का हल क्या है? हल देखें, फिर तरजीहात हैं। जब बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं फिर आपको तरजीहात को फोकस करना है कि शुरू कहाँ से। एक मरीज़ है उसमें 8-10 बीमारियों का इंकशाफ है, ज़ख्म भी रिस रहे हैं, तो मालिज सोचता है कि इसको कहाँ सबसे पहले तो मैं किस चीज़ से रिलीफ दिलाया जाए। पाकिस्तान में पहला जो इक़दाम है वो करप्शन के खिलाफ होना चाहिए। करप्शन वो वायरस है हर इदारे में मौजूद है, हत्ता के अवाम में मौजूद है, ताजरों में है, सरकारी इदारों में है, गैर सरकारी इदारों में। वो काम जिस मुल्क में, मैं देखें बड़ी दर्दनाक बात है ये कि जिस मुल्क में आपका जायज़ तरीन काम भी रिश्वत से होता हो तो फिर ये एंड है। तो ये तो अतीक साहब आपने वो बात कर दी कि इसका इलाज तो नामुमकिन वाली बात है। मुमकिन तो, लेकिन नामुमकिनात में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप जब बात करते हैं करप्शन की तो छोटे से लेके बड़ा हर तरह से इन्वॉल्व है इसमें। तो कहाँ से पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे बताएं। इस देखें फिर ये होता है कि जो कमतर, जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि इंतखाबात में हम किस इतने लोग हैं तो हम किसको वोट दें, तो मैं कहता हूँ कि आप ये तो सारे बुरे हैं, तो मैं कहता हूँ फिर देखें वोट तो देना है, जो कम बुरा है उसको दे दो। इसी तरह ये करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारे यकीनन उसमें तकरीबन इदारे भी इस वक्त मुतासिर हैं। जैसे आप नैब की बात करते हैं तो नैब पे भी बहुत दबाव है। इस तरह आप FIA की बात करते हैं, FIA पे भी दबाव है। तो फिर यही चीजें देखते हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये जब तमाम चीजें, तो फिर किस तरह इसका स्टार्ट, फिर एक इदारा रह जाता है कि मैं फौज से बार हम भी अपील करते हैं कि वो इक़्तिदार ना संभाले, जिस तरह भी कुछ फौजी अफसरान को सजाएं देकर एक आला मिसाल कायम की आर्मी चीफ ने। इस तरह अब तो फौजी अदालतों में इन सियासतदानों को भी ये जो मुल्क का पैसा लूट के मुल्क से फरार हो रहे हैं या मुल्क से बाहर जिनका पैसा है, जिनकी बददुल्वनियाँ साबित हो रही हैं, इन्हें फौजी अदालतों में सजाएं दें, इन्हें निशान इबरत बनाएं। यकीनन सबके, देखिए सारे चोरों के हाथ काटने आपकी बात बिल्कुल ये वजह है, लेकिन आवाम यहाँ पे फिर यही कहती है कि फौजी इदारों से, फौजी से कब तक उन्हीं से हर चीज़ में हेल्प, अमन और अमान भी वही लेके आ रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल बेहतर करने, सजाएं भी वही दिलवा रहे हैं, वो तमाम एग्जाम्पल्स कायम कर रहे हैं। किस तरह हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व किया? देखिए फौज के लिए इसलिए ज़रूरी है और ये भी कहा जाता है उनको उनके काम के लिए छोड़ दिया जाए। नहीं, देखें अब फौज ही है, देखें जो कराची में क्या है, क्या सूरत हाल थी और क्या है, बिल्कुल इसमें तो कोई 2013 में कि रमज़ान आपको अगर याद है 2013 के रमज़ान मुबारक, यही महीना मुक़द्दस महीना, 60-70 लाशें रोज़ाना गिरती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मसाजिद में हमले किए जाते थे, मसाजिद में हमले किए जाते थे, लोग एहतिकाफ पे बैठते थे परेशान। लोगों ने मस्जिद जाना खत्म कर दिया था, अपने घरों में इबादत शुरू कर दी थी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। कराची की वीरान सूरत हाल थी, तो आर्मी चीफ ही की विल थी जो कराची को फिर एक जिंदगी मिली, कराची को फिर रौनकें मिली, कराची को अमन और अमान मिला। अतीक साहब, आप नहीं समझते कि आर्मी चीफ की विल के साथ साथ हुकूमत की भी विल किस कदर शामिल थी, उनकी विल थी? क्योंकि कहते हैं कोई भी काम शुरू कर रहे हैं या कोई भी काम हो तो उसमें हुकूमत की विल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सुनने वालों के लिए भी ये बात अहम होगी। कुछ इदारे जो बहुत फ़ाल हो सकते हैं, वो अगर सूबाई हुकूमत किसी गलत काम में शामिल हो जाए, जैसा सूबाई हुकूमत सिंध की, उन्होंने एक सियासी झगड़ा था एक दूसरी पार्टी के साथ, और फिर अमन कमेटी बनाई गई और फिर उस कराची को जंग व जदल में धकेल दिया गया। ये बड़ी सियासी गलती थी। एक इदारा उस वक्त भी काम कर सकता था और वो पाकिस्तान रेंजर्स थी, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स चूँकि वफाकी इदारा है, उसके लिए जो रिक्वेस्ट भेजनी थी वो सूबाई हुकूमत को और मंजूरी देनी थी वफाकी हुकूमत ने, ना अपील की गई ना मंजूरी, क्योंकि मंजूरी देनी नहीं थी, रेंजर्स को इन कामों में डालना ही नहीं था। जिन कामों में सूबाई हुकूमत का एक जहन था कि ये काम गलत हैं लेकिन ये करने हैं, उसमें उन्होंने रेंजर्स को पीछे रखना था। लियारी ऑपरेशन में भी रेंजर्स को पीछे रखना था, तो लिहाजा उसको इजाज़त नहीं मिली, वरना रेंजर्स के लिए 1 घंटे का काम था।
इसी तरह कराची में अमन के क़याम के लिए जिन क़ुव्वतों को लगाम देना था, उसके लिए रेंजर्स का फाल होना, बाख्तियार होना ज़रूरी था। वो किस तरह हुई? वफाकी हुकूमत की इजाज़त से हुई। आपको याद होगा कि जब अभी चंद माह कबल तो वही मैंने आपको कहा कि कितना ज़रूरी है कि आपकी हुकूमत के इदारे भी उतने ही फाल हों जितना क्या कहते हैं आप आर्मी या रेंजर्स से काम लेने की बात करते हैं, कि बहुत ज़रूरी नहीं। जिस तरह आपने कहा कि करप्शन की बात जब आप कहते हैं सबसे पहले इसका इलाज ज़रूरी है। इलाज के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जहाँ से करप्शन शुरू है, जो आप जब देखते हैं कि छोटे से लेकर बड़ा तक कर रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप किस पे हाथ डालें? आपने कहा चलें छोटे पे ही डाल के काम को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा आप छोटे पकड़ में आते हैं। देखिए फिर बात तो वही ना कि अगर एक दरख्त है, आप उस दरख्त के पत्ते झाड़ के चले जाएं तो ग्रोथ तो जारी है, जड़ों के ख़त्म करने से ही उसकी ग्रोथ को रोका जाता है। सही, ठीक है। इस तरह जड़ जो है इस वक्त बुराई की, वो यकीनन हुक्मरानों के अंदर मौजूद है। बड़े बड़े अहम बड़े बड़े अफसरान हैं इदारों के अंदर। आप देखिए क्या है कि नैब के अफसरान रगड़े में आ रहे हैं, इस तरह पुलिस के अफसरान रगड़े में आते हैं। क्यों? उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए होती है कि उन्हीं को देखकर जब आप एक बड़ा अफसर खुद जुर्म में शरीक होगा तो वो अपने नीचे के जुर्म को रोक नहीं सकता। तो इसलिए जरूरी होता है कि बड़ा ऊपर की सतह पे एक बेहतर आदमी हो। अब चूंकि ऊपर की सतह पकड़ने वाला भी बुरा है, एक बुराई, क्योंकि इस वक्त जितने लोग भी करप्शन में शरीक हैं उनके पीछे कोई ना कोई हाथ है। ये हाथ बहुत ऊपर तक है, इसीलिए हम फौज के लिए कहते हैं कि फौज इसको पकड़े। देखिए मरकजी हुकूमत का ये एक कारनामा तो हम करार देते हैं कि उन्होंने रेंजर्स को अख्तियारात दिए। उन अख्तियारात से रेंजर्स ने कराची में आज ये सूरत हाल है कि आज ना सिर्फ आपके कारोबार बढ़े हैं बल्कि लोगों का एतमाद भी दोबारा से बहाल हुआ है। अतीक साहब मजीद बात करते हैं। बजट तो ताजरों ने मुस्तरद कर दिया, मुतालबात ना मानने पर धरने देने तक का कह दिया गया, और खासतौर से कि बजट में ताजरों का ये कहा गया कि जिक्र ही नहीं, विद होल्डिंग टैक्स वापस ना लेना हट धर्मी है। ये भी कहना है हुकूमत से ताजरों का कि वो ताजरों के साथ मुखलिसी नहीं। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, इनसे मजीद बात करेंगे। लेकिन बजट के हवाले से तो हमने बात कर ली, मगर अब जो सूरत हाल इस वक्त मार्केट्स की हैं वो इनसे जानेंगे, और ख़ासतौर से रमज़ान में महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें कितनी हकीकत है या नहीं। हमने शुरू किया था, उस वक्त बात की थी, लेकिन बात बीच में रह गई थी। अब इसे मजीद कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है महंगाई पे, रमज़ान पे, आने वाले बजट पे, जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी है उनका क्या रिस्पांस है, इस पे बात हो रही है। जो ये बजट आया है, अच्छा जब बजट आता है तो एक सवाल और भी आता है। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। अतीक साहब, एक चीज़ और आती है कि जब बजट आता है तो उसके बाद होता है कोई, अभी जैसे कभी मिनी बजट आ जाता है, कभी कहा जाता है कि जो अभी आपका सूबाई बजट आने इससे कोई तवक्कात हैं या नहीं, तो थोड़ी सी इस पर बात कर लें, फिर आ जाते हैं इस बात पे कि मार्केट की क्या सूरत हाल है और क्या आप देख रहे हैं आगे। आपने एक बहुत अच्छी बात की और उसका जवाब भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त है कि वो कहते हैं ना कि जब इब्तिदा ये है तो इंतहा क्या होगी। अब बजट जो कि एक रिवायत हमारे मुल्क में बन गई है, हुकूमतें वो चीज़ें छुपा लेती हैं जो आवाम के लिए नागवार हो। तो जब बजट में वो चीज़ें हुकूमत ना छुपा सकी, तो अब जो इसके बाद जिन्हें हुकूमत ने आवाम के लिए तल्ख नागवार समझ के अभी ऐलान करना है, वो क्या होंगे, तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत के बजट में, और खुसूसन ये जो चौथा बजट है, इसमें सारी कसर हुकूमत निकाल देगी। क्योंकि ये जो 43.95 बिलियन जो आवाम से लेना है, तो किस तरह लेना है अंदाज़ा कर सकते हैं। वो जो 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं उसका भी शुमार किया जा रहा है, और भी बहुत सी बातें हैं, इस पर बाद में बात कर लेते हैं। वही एक टैग लाइन जो मैंने कहीं देखी पढ़ी से, जी सरकारी जो ये निर्ख नामे हैं, यानी जो प्राइस लिस्ट कहेंगे इसको, शहरियों को लूटने का लाइसेंस बन गया। ये क्या ये होती भी है, असल इनकी कोई हकीकत है या जस्ट इसका सिर्फ नाम ही है? डॉक्यूमेंट्री से पेपर आया, ठीक है, मैं तो कभी भी कुछ लेने जाती हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाता प्राइस लिस्ट, बात भी करे तो उनके पास नहीं प्राइसेस देखकर बल्कि उल्टा नुकसान ही आपको, इसलिए कि जिन लोगों को इस पे रोजाना की बुनियाद पे प्राइसेस असेस करने के लिए जो भेजा जाता है, वो भी आगे उनसे पूछते हैं साजबाज। ये सब एक मिली भगत है। और
अक्सर आप देखें कि अगर लिस्ट में कोई चीज़ 100 रुपए किलो लिखी है और वैसे वो 60 रुपए मिल रही होती है, 70 रुपए मिल रही होती है, तो इसका मतलब है कि वो गलत है, या तो उसमें कोई क्राइम है, उस लिस्ट के अंदर कोई क्राइम है, या फिर इतनी कम लिखी होती है कि उसकी कीमत उससे 2-3 गुना ज़्यादा होती है। तो फिर उसमें वो क्या अपने बचाव के लिए क्या लिख देते हैं कि दर्जा अव्वल, दर्जा दोइम, दर्जा ओके, यानी ये आप अगर फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ है, वो अगर आप फ्रूट की मिसाल ले लें, मैंगो है तो ये दर्जा अव्वल है, दर्जा दोम, इस तरह बिल्कुल इस तरह। आप जाके किसी फल वाले से पूछे दर्जा अव्वल का आम चाहिए, दर्जा अव्वल के आलू बुखारा, तो वो आप पे हंसेगा कि इसमें दर्जात लिस्ट पर हैं, वो कहेगा सब दर्जा अव्वल है। तो इसलिए ये तरीका नहीं है। देखिए इसमें एक ही रास्ता है, अगर हुकूमत मुखलिस है कि उसके अपने इदारों से काम ले, इस माफिया को ये ख़त्म करें जो रमज़ान से पहले ही दांत तेज करता है, अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, फिर रमज़ानों में देखें कितना माल भी वाफर है और कीमतें भी आसमान से नहीं है, और आवाम का रश हुजूम भी कम नहीं है। अतीक साहब, इससे भी आप एग्री करेंगे। चलें, हुकूमत स्टेप नहीं ले रही, आवाम क्या स्टेप ले? देखें, खाना पीना बहुत से मुल्कों की मिसाल देते हैं लोग के अशिया का बाइकआउट कर दें, और लेकिन हमारे ट्रेडिशन में फंसे हुए लोग कहते हैं अगर 8 किस्म की चीज़ें हमारे दस्तरखान पे नहीं होगी तो रोज़ा ही नहीं खुलता। तो ये सोच भी है बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है कि अवाम को भी एक काम तो कर सकते हैं, चले अगर मुकम्मल बाइकआउट नहीं कर सकते, मिकदार ही कम ले लें, मिकदार कम ले लें, एग्जैक्टली कम मिकदार ले लें, ताकि दुकानदार को ये एहसास हो कि उसका माल कम बिका है, और कम बिकने की वजह महंगा है। और फिर जो सप्लायर्स हैं, जाहिर है कि वो तो हालांकि वो स्टॉक कर लेते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उनको एक थ्रेट तो जाता है जब मंडी में माल बिल्कुल कम उठता है। अच्छा अतीक साहब, ये जो आप बात करें जिस माल की, और हम जिस अशिया खुर्दोनोश की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वो बात करें जो जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, जो बल्क में हम देख रहे हैं मार्केट में मौजूद हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते ज़्यादा अरसे तक, और इतनी बड़ी वाफिर मकदार में जब ये चीज़ें होती हैं, तो हमने जहाँ तक जो आइडिया है मुझे कि उसमें इस चीज़ों को सस्ता हो जाना चाहिए, बल्कि जब आपके पास इतनी वाफिर मकदार में, ताकि आप सब। देखिए, दुकानदार तो एक ही रीज़न पेश करता है कि मैं महंगा लेकर आया हूँ। हाँ, ये महंगा लेके कहाँ से आते हैं? ये पीछे से महंगा क्या होता है? एक वर्ड बड़ा कॉमन है, पीछे से महंगा। ये पीछे से महंगा, वो पीछे से जो है वहाँ पूरा माफिया पीछे ही बैठा हुआ है। ओके, माफिया ने जो उसको कर दिया है, उसको जो प्राइस उसको कह दिया कि आपने मार्केट में जाके इसी प्राइस को करना है, तो आप मजबूर है वो बेचने वाला कि उसी पे देगा। ये कभी नहीं होता कि दरिया तो चलता रहे और आगे फिर खुश्की हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तो जो पानी फैलेगा वो तो जाहिर है कि वो करप्शन का दरिया तो वो है, उसके असरात है फिर मार्केटों में, ठेलों पे, दुकानों पर, उसी के असरात हैं। तो उसको कौन हाथ, वहाँ ये लोग जाते हैं तो या तो साजबाज हो जाती है, या वो भी इतने मजबूत हो चुके हैं जो हाथ आपको रिश्वत देते हैं वो आपका गिरबान भी पकड़ सकते हैं। यही सबब है कि आप देखें रिश्वत लेने वाले अक्सर उनकी पिटाई भी होती है, उनकी बेइज्जती भी होती है, बिल्कुल वो उन पे हाथ डालते हुए डरते हैं। वो ये भी डरते हैं कि फिर हमारा नाम ये जाहिर कर देंगे, हमारी नौकरियां चली जाएंगी। तो ये एक बड़ा सिलसिला है। इसके लिए या तो इदारे तब्दील हों, लेकिन बात यह है कि मिन हैसुल कौम हम सब किसी न किसी दर्जे पे बुरे हैं, करप्ट हो चुके हैं। हम फिर हमें फिर कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए, फरिश्तों से कहें कि नीचे आके हमें ठीक करें। देखिए ये कानून फितरत है कि जब कोई कौम खुद नहीं सुधरती, तो खुद ठीक नहीं होती, तो फिर अल्लाह की कोई ना कोई अजाब की शक्ल उन्हें ठीक करती है। अब अजाब की शक्लें जरूरी नहीं कि तूफान आए, ज़लज़ला आ जाए, ये भी अजाब होता है कि आपकी बीमारियां फूट जाएं, आप एक कौम के अंदर कोई किसी भी किस्म की बेचैनी, और ये वो इशारा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें आपको अगर इशारा दिया है तो आप उसे संवारने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें अपने आप को। अतीक साहब, बात हमारी मज़ीद तवील हो जाएगी। थोड़ी आपसे मैं सूरत हाल जानना चाह रही थी, मार्केट्स की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर इसे कंपेयर करें तो क्या आप देख रहे हैं, ख़ासतौर से रमज़ान और फिर आगे फिर ईद, रमज़ान होता है तो एंड फिर ईद पे हमारा जाता है। देखिए, ख़रीदारी में फ़र्क तो आना नहीं चाहिए। मैंने एक असेसमेंट पेश की थी पिछले साल कि तकरीबन कराची में 10 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, 70 अरब रुपए की खरीदारी लोगों ने की थी जी, बिल्कुल ईद के हवाले से। तो अब भी मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हो सकती है, अमन व अमान अब भी बेहतर है, लेकिन
बीच में ताजिर हमारे मायूस हुए 3-4 माह से। आप देखें कि मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, पानामा लीक्स है, उसके अलावा मौसम कदरे गर्म, ये तमाम चीजें भी आप पे असरअंदाज होती हैं। फिर बजट भी सर पे था, यकुम से पहले खरीदारी रुक जाती है। तो ये महीना जो गुजरा, ये शाबान जिसको आप कहते हैं, जो पिछला महीना, पिछले शाबान से ये काफी नरम किया। लोगों के मैं हौसले टूटते हुए देखे। मैं लाहौर गया 4-5 रोज कबल, वहाँ भी ताजरों का तकरीबन यही हाल था। लेकिन एक बात मैं पुरुमीद हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि लोग रमज़ान मुबारक में, जिस तरह आपने अभी कहा कि ये रश तो नहीं टूटा, स्टोर खरीदार उसी तरह लोग नजर आते हैं। बिल्कुल, जहाँ ट्रेडिशन आ जाता है, जहाँ एक रस्म एक रिवाज आ जाता है, तो वहाँ लोग पीछे नहीं हटते, वहाँ कोशिश करते हैं कि ईद एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा एक त्यौहार है जिसको लोग चाहे कर्ज लेके मनाएं, अपनी तनख्वाहों का एडवांस लेके मनाएं, मनाते जरूर हैं। बच्चे उनसे ईद की खुशी, यानी कि इस कहने का मतलब ये कि ताजिर इस वक्त जो है उस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि बेहतर नहीं तो कम से कम रिकॉर्ड, अगर नहीं तो उसके मुताबिक जो है सेल ज़रूर होगी इंशाल्लाह। और दूसरे हफ्ते में मार्केटों में गहमा गहमी बेहतर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मौसम में भी कुछ बेहतरी है और नया महीना भी शुरू हुआ, तनख्वाहें भी लोगों को मिल गई हैं। आप लोगों की कोई आपस में मीटिंग हुई, तमाम ये जो ताजिर इत्तेहाद के लोग हैं इनकी, के किसी खास तौर से प्राइस के सिलसिले में, जो प्राइजेस हैं उसको कितना आप लोग देखिए, हम जिनकी नुमाइंदगी करते हैं वो ये फल फ्रूट वगैरह तो हमारे ये मेंबर्स नहीं है, लेकिन जो कपड़ा है, जूते हैं, दीगर अशिया है, उसके लिए हम सेल लगाने के लिए, रियायत देने के लिए और हकीकी मायनों में खुशियाँ बांटने के लिए हम मज़हब का हवाला देते हैं। तो आप देखते हैं कि फेसबुक पे एक दूसरे को हम समझाते हैं बिल्कुल कि रियायत दें, क्योंकि कोशिश ये करें कि माल ज़्यादा बनवाएं, ज़्यादा फरोख्त करें, ज़्यादा फरोख्त करें, मुनाफा कम रखें। अच्छा, तो ये शुरू हो गया। सेल का जिक्र किया अतीक साहब, पहले एक वक्त होता था कि अगर समर सीजन है तो इसके अंदर एक टाइम होता था कि जब एंड हो रहा है, समर एंड सेल जो है लगती थी। अब तो मैं देखती हूँ सारा साल ही सेल, मिड सेल भी है, समर सेल भी है, एंड सीजन की भी सेल है। ये क्या सेल के नाम पे कहा ये भी जाता है कि लूटा जा रहा है? देखिए, सबके लिए ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन है ऐसा। देखिए, आप किसी भी बड़े मुल्क पे चले जाएं, उनको तो आप छोड़ दें, उनको तो वो सेल है। तो अगर ये मोबाइल है ना जो इस वक्त ओरिजिनल है, यही सेल पे जाएगा। हमारे यहाँ सुनने में आता है सेल का माल ही अलग बनाया जाता है। कितनी हकीकत है? मैं ये बात बता रहा हूँ कि दुनिया में किसी बड़े मुल्क में चले जाएं, 12 महीने सेल रहती है। अच्छा, वो सेल इसलिए भी रहती है कि बहुत सारे स्टॉक खत्म करना होता है, जैसे कि नया डिजाइन आता है, नए कलर्स आते हैं, तो वो जो पुराना स्टॉक होता है उस पे सेल लगा दी जाती है। ये दुनिया में होता है। हमारे यहाँ ये शिकायत मौजूद है, बचत बाजारों के नाम से, सेल के नाम से लोगों को पहले तो तासुर दिया जाता है कि ये आपके लिए किरायती सेल है। सही। लेकिन उसमें उसके असल प्राइस से कीमतें बढ़ा के लिख दी जाती हैं और फिर बहुत सारे लोग बार्गेनिंग नहीं भी करते, तो वो खरीद भी लेते। अब तो वो भी तो सूरत हाल है ना बार्गेनिंग की। आप जब बात करें, अब तो ऐसे स्टोर्स हैं, ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे बार्गेनिंग का तो नाम ही नहीं है। वहाँ तो फिक्स्ड आपको पता है कि यही ब्रांड है, इसकी यही प्राइसेस हैं। ये भी तो चीज़ें, इसको भी तो कोई रोक टोक नहीं है ना। अगर आपका 10,000 का सूट है, मेरा ख्याल है वो कभी भी अपने नाम को खराब नहीं करेंगे। लेकिन आम बाजारों में जो सेल के नाम पे लोग लूटते हैं, धोखा देते हैं, उससे कैसे बचें? किस तरह समझें आप उस सेल को कि ये सेल का माल जो है नाकिस है या उससे ये मुआवजा किया जा सकता है। आप जब बाजार में निकले तो सेल की शॉप पे जाने से पहले आप जहाँ सेल नहीं है उससे मुआवजा करें, आंख बंद करके एतबार ना करें। जैसा मैंने कहा, देखें इस वक्त हर तरफ धोखा ही धोखा है, हर तरफ बदनुमानी। तो आप किसी को भी उस तरह से, हर आदमी ने सोच लिया है कि अपनी तरफ से जो करना है वो झूठ के बगैर धोखे के नहीं खा सकता। ये एक लानत पड़ गई हमारी सोच पे, तो इसलिए एहतियात जरूरी है। वैसे भी सुन्नत है कि आप बार्गेनिंग करें, तो सेल पे भी आंख बंद करके एतबार ना करें। सही। रमज़ान के हवाले से बात करें अतीक साहब, तो जो ताजिर हजरात हैं इस वक्त, उनके क्या इस वक्त मेन या 1, 2, 3 आप कहें, ये 3 पॉइंट्स अगर आप रखें, कौन से मसाइल ऐसे हैं, बड़ी प्रॉब्लम जिनको आप इस वक्त फेस कर रहे हैं? देखिए, इदारे कोशिश कर रहे हैं कि अमन अमान बरकरार रहे और वो उसमें कामयाब भी हैं, खातिर ख्वाह। स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए, क्योंकि लोग घर से निकलते हैं बच्चों के साथ नकदी लेकर। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर भी रही है
पुलिस और रेंजर से हमारी जो मुलाकातें, जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। दूसरा ये कि इस वक्त तजावुज़ात, जी बिल्कुल, ट्रैफिक जो खासतौर से ट्रैफिक का सूरत हाल है, इसकी भी आप बताइएगा कि पिछले देखें हर साल गाड़ियां तो हर साल तकरीबन 60-70 हज़ार बढ़ जाती हैं, लेकिन सड़कें 20 से 25% चौक हो जाती हैं। तजावुज़ात, ठेले ये भी बढ़ जाते हैं, तो खासतौर से रमज़ान में इसके लिए कुछ ऐसे गैर रिवायती पथारा जोन्स बनाए गए आर्जी तौर पर, और जो उन मसरूफ सड़कों पे जो लोग बैठे हैं उन्हें वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। ये हम कभी नहीं कहते किसी को बेरोज़गार किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो पथारों पे बैठे हैं इनके घरों में भी ईद की खुशियाँ मनाई जाएंगी, तो इन्हें सड़कें ब्लॉक करने की इजाज़त ना दें। ये तो सड़कें कम ब्लॉक करते हो, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये जो पार्किंग जो सिस्टम है ये ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते। देखिए पार्किंग के लिए अभी भी तकरीबन सदर में 1000-1200 गाड़ियों के लिए कुछ जगह निकाली गई हैं रमज़ान मुबारक में। इस तरह ये ओल्ड सिटी एरिया है, जामा क्लॉथ का इलाका है, यहाँ पर भी पार्किंग के लिए जगह, वो जगह जो नो पार्किंग कहलाती थी, जी। उसके बावजूद गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है। अभी रमज़ान की इब्तिदा हुई तो मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ इस तरह जैसे कोई कीड़े उबल पड़ते हैं, इस तरह सड़कों पे गाड़ियाँ आ गई। आउट ऑफ कंट्रोल है ये मामला। इसके लिए देखिए कोशिश तो ट्रैफिक पुलिस भी बहुत कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर 100% काबू पाया जा सके। लेकिन बहरहाल एक बड़ा मसला है। मैं शहरियों से ये बात अपील कर सकता हूँ कि वो जो आखिरी अशरे का इंतज़ार करते हैं, उससे बेहतर है पहले बच्चों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, साथ कुछ चाट भी खाएंगे, आइसक्रीम भी लें, वो पहले अशरे में या शुरू के 15 दिनों में वो शॉपिंग कर लें। क्योंकि मैं कुछ इलाकों में देख रहा हूँ जैसे तारिक रोड है, क्लिफ्टन है, सदर है, यहाँ पार्किंग की सूरत बहुत बदतर है। बिल्कुल, और वैसे पहले से ही बहुत ज़्यादा बदतर है। तो अब आने वाले दिन में जो है खासतौर से जो आप कह रहे हैं आखिरी अशरा, इसमें यकीनन इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए, कोई ना कोई इंतज़ाम करना चाहिए। और ओवरऑल जो आपने आज बात की है खासतौर से बजट के हवाले से, जो ताजिर हजरात को जो शिकायत है, अल्लाह करे कि जो आने वाला सूबाई बजट है वो कुछ उससे कोई अच्छी तवक्कात रख लें। वैसे रखते तो हम लोग हमेशा अच्छी उम्मीदें, मगर वो अलग बात है कि हमारी उम्मीदों में पानी फिर जाता है। साहब बहुत शुक्रिया, हम मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने तमाम चीज़ों को ही फोकस किया और उस पर तमाम बातें ख़ासतौर से हमारे जो नाजरीन हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी कि रमज़ान में वो किस तरह एहतियात करें, और जो बाइंग अगर पावर नहीं है तो प्लीज़ रश ना करें बाज़ारों में जाके। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और नाज़रीन यही कहूँगी आपसे कि रमज़ान का महीना स्टार्ट है, कोशिश यही करें कि जिस तरह अतीक साहब ने मशवरा दिया है कि ताजिर हजरात की तो कोशिश है कि आप लोगों को रिलीफ दें, और अगर आपको रिलीफ चाहिए तो पहले से ही अपनी ख़रीदारी जो है उसे ना सिर्फ ये कि कर लें बल्कि मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।